हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, ठीक है। जिसमें आज हम लोग को पढ़ना क्या है, समास। क्या पढ़ना है, समास। देखिए, इससे पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, वर्ण ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्लास 10th का है ना क्या पढ़ेंगे, व्याकरण, जिसमें आज पढ़ना क्या है, समास पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, ठीक है। और है ना, देखिएगा समास। देखिए, समास जो होता है, समास दो शब्द से मिलकर बना है, सम और मास। सम और मास। तो सम और मास ना, देखिए सम का मतलब होता है योग और मास का मतलब योग। सॉरी, सम का मतलब क्या होता है, योग, और मास का मतलब होता है पद। क्या होता है, पद। तो समास का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाते हैं। समास क्या है, जब दो या दो से अधिक पद निकल सकते, जब बहुत सारा पद मिल करके है ना एक पद बन जाएगा, उससे क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। इसमें पदों का योग होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि निम्नलिखित में से किसमें पदों का योग होता है, तो किसमें, समास में होता है। समास क्या बताता है कि है ना, जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिखे राजा का कुमार, तो देखिए राजा अलग है, का अलग है, कुमार अलग है, लेकिन एक साथ हम कह सकते हैं राजकुमार, तो एक शब्द हो गया, एक पद हो गया, है ना। फिर कहेंगे अगर हम गंगा का जल, है ना, उसके लिए एक पद यूज करेंगे, गंगा जल, ठीक है। या कह देंगे बल से हीन, या कह दीजिए बलहीन, है ना। कहेंगे पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय। तो समास यही बताता है। समास क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाएगा, उसे हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं, समास। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, पदों का योग होता है, पद जुड़ जाते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पद क्या हो जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। पूछेगा ऐसे ही डायरेक्ट आपसे कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो शब्द को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं, है ना। पदों का योग किस में होता है, तो समास में होता है। समझ गए ना। तो देखिए, समास आपका टोटल 6 प्रकार का होता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद, है ना। इसमें देखिए, आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो, 10th का एग्जाम देना है, या आपको 12th का एग्जाम देना है, तो दोनों के लिए है ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब इसमें आपको समास से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला आपका है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास कहता क्या है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, क्या हो, दूसरा पद, या बीच में कारक चिन्ह का लोप हो। बीच में किसका लोप हो, कारक चिन्ह का, का, को, के लिए, है ना, ये सब का लोप हो, उसे क्या कहेंगे, हम तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे देखिए, जैसे हम कहेंगे राजकन्या, तो क्या है, राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो महत्वपूर्ण कौन है, कन्या। फिर कहेंगे देवालय, यानी देवों की आलय, यानी देवों का घर, है ना। देवालय कौन, तो क्या है, देवों का घर, देवों का आलय, है ना। तो यहाँ पे आलय महत्वपूर्ण है। आलय किसका है, तो देवों का है। बलहीन, यानी बल से हीन, हीन किसमें है, बल से, किससे है, तो बल से है। गंगा जल, यानी गंगा का जल, समझ गए ना, ठीक है। राजपुरुष, यानी राज, है ना, इस तरीके से। राजपुत्र, या राजा का पुत्र, ठीक है। तो समास, तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो या बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, उसे क्या कहेंगे, हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे गंगा जल, राजपुत्र, राजकन्या, देवालय, बलहीन, है ना, इस तरीके से। समझ गए। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहता है कि जिस समास का समस्त पदखंड विशेष से विशेषण हो। तो विशेष से विशेषण क्या होता है ना, तो है ना, जो विशेषण का ही विशेषता बता दे। जैसे देखिए, जैसे कह रहा है ना, कि जिस समास का समस्त पदखंड विशेषण विशेष से हो। जैसे कह रहा है महात्मा, यानी क्या होगा, सिर्फ महान आत्मा। महापुरुष, यानी महान पुरुष। देखिए, आपको हम डायरेक्ट इस कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, कर्मधारय कहता है कि जिस समास का समस्त पदखंड सिर्फ विशेषण विशेष से हो, यानी सॉरी विशेष से विशेषण हो, ठीक है। देखिए, जैसे महात्मा यानी महान आत्मा, महापुरुष यानी महान पुरुष, कुनारी यानी, है ना, खराब नारी तरीके का। इसमें मधुर वचन यानी मीठा वचन। लेकिन ई देखिए, ई का करे बहुब्रीहि कि जो समास अपने अर्थ को छोड़ करके, जो समास जो है अपने अर्थ को छोड़ देता है ना, अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं,
है ना, जो समास जो है अपने अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ बताए उसे क्या कहेंगे हम, बहुब्रीहि समास। जैसे कहेंगे लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वीणा पानी यानी वीणा है जिसके हाथ में, उसे सरस्वती। दशानन, जिसका 10 आनन हो, वह क्या कहते हैं, उसे रावण कहते हैं, है ना। चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात है ना विष्णु। तो इस तरीके से तो देखिए बहुब्रीहि समास में देखिए जो शब्द है ये अपना साधारण अर्थ छोड़ दे रहा है और कोई नया अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन कर्मधारय में कोई अर्थ प्रकट नहीं, खाली इसका खंड होता है, विशेष विशेषण बताता है। जैसे महात्मा तो महान आत्मा, महापुरुष तो महान पुरुष, है ना। कुनारी यानी खराब नारी तरीके का, है ना। का पुरुष तो खराब पुरुष, ठीक है। तो बहुब्रीहि में कोई विशेष अर्थ बताता है, बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है और कोई नया अर्थ प्रकट कर लेता है, जैसे लंबोदर, वीणा पानी, दशानन, चक्रपाणी, नीलकंठ, है ना, इस तरीके से। लेकिन कर्मधारय में कोई नया अर्थ प्रकट नहीं करता, वो खाली बस विशेष विशेषण बताएगा, ये खाली इसे हम खंड कर सकते हैं, इसमें कोई नया नाम नहीं आएगा। तो बस कर्मधारय और बहुब्रीहि में आप यही अंतर समझिएगा, है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। बहुब्रीहि जहाँ अपने अर्थ को छोड़ करके कोई नया अर्थ प्रकट कर लेता है, लेकिन कर्मधारय कोई नया अर्थ प्रकट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या बताता है, विशेष विशेषण बताता है। समझ गए, ठीक है। अब देखिए एक है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कहता है कि जिस समास का पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद अव्यय हो और पूरे पद को अव्यय बना दे, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस, है ना, जिस पर लिंग, वचन, कारक, वचन मतलब लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी जिसमें मतलब कहने का जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, चाहे, है ना, एक वचन हो या द्विवचन हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तो उस शब्द कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि जिस समास का पहला पद देखिए अव्यय शुरू होगा ना, अव्यय, उसे हम कह देंगे अव्ययी भाव समास। जो पूरे, जैसे प्रतिदिन, जैसे हम कहेंगे कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, या कहेंगे वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो देखिए तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वह चेंज हो गया, एक में वह लड़का का बोध करता है तो एक में वह लड़की का बोध करता है, लेकिन अव्यय वही है, प्रतिदिन प्रतिदिन दोनों में। वह घर जाता है या वह घर जाती है, सॉरी, है ना, वह प्रतिदिन घर जाता है या वह प्रतिदिन घर जाती है, दोनों प्रतिदिन सेम है। तो अव्यय उसी कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, है ना, के कारण कोई परिवर्तन उस पर होता नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्ययी भाव समझ आइए कि जो इसका पहला पद अव्यय हो, जैसे लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, उप लगा रहेगा, अनु लगा रहेगा, इस टाइप का, अनुलोम, प्रतिलोम, प्रतिहार, उपहार, उपसर्ग, है ना, उपकार, उपनगर, है ना, यथाशक्ति, यथा धनम, यथा संभव। तो जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। समझा रहा है ना। एक है देखिए द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों का अर्थ महत्वपूर्ण होता है ना, यानी दोनों पद महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, है ना, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए ना। यानी कि जैसे देखिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, लिट्टी चोखा, दाल भात, है ना, दिन रात, ये सब क्या है, दोनों वर्ड प्रधान है, यानी दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। तो जिस समास में देखिए, चाहे आप पहचाने का तरीका ये कि बीच में हाइफन लग जाएगा, यानी तो देखिएगा दोनों वर्ड जिसमें दोनों शब्द महत्वपूर्ण हो जाए, दोनों शब्द का अपना दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे हम, द्वंद्व समास। अब द्विगु, तो देखिए द्विगु का मतलब होता है, ठीक है, द्विगु समास का मतलब होता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्या शुरू हो, संख्यावाचक हो, यानी पहला पद संख्या हो। देखिए अव्ययी भाव में पूर्व पद अव्यय मांगता है, लेकिन द्विगु समास क्या कहता है ना, कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्विगु समास कहेंगे। जैसे पहला पद में संख्या का बोध होता है, जैसे कहेंगे त्रिलोकी, तो त्रिलोकी यानी त्रि हो रहा है ना, त्रि, पहला पद संख्या है, चौराहा यानी चारों ओर से रास्ता, तो चार का बोध हो रहा है, सप्तऋषि, तो 7, नवरात्रि, 9 ग्रह, है ना, इस तरीके से, षष्ठभुज, चतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके। तो जिसका पहला पद संख्या से शुरू हो या पहला पद संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, द्विगु समास कहेंगे। यही आपका समास है, ठीक है। तो समास क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक पद हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, समास कहेंगे, है ना। बहुत सारा पद, जैसे राजा की कन्या तो राजकन्या, राजा का पुत्र तो राजपुत्र, है ना, इस तरीके से।
समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास क्या बताएं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो या बीच में कारक चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहेंगे? है ना, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे गंगा जल, बलहीन, देवालय, पुस्तकालय, अनाथालय, विद्यालय, ये सब क्या है ना, राजकन्या, राजपुरुष, इस तरीके से। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। कर्मधारय क्या कहता है कि जिस समास का, है ना, समास का जो है समस्त पदखंड विशेष से विशेषण हो। यानी देखिए जब टूटेगा तो इसका कोई नया अर्थ प्रकट नहीं होता है, बस खाली वही बताएगा। महात्मा तो महान आत्मा, बस महापुरुष यानी महान पुरुष, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बहुब्रीहि का, यही बात करते किसका हम? बहुब्रीहि समास का, तो ये अपने अर्थ को छोड़ देता है और कोई विशेष अर्थ प्रकट कर लेता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो उसे सरस्वती। दशानन, जिसका 10 आनन हो उसे क्या कहेंगे? रावण। समझा रहा है ना। तो बहुब्रीहि याद रखें, बहुब्रीहि अपना साधारण अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्राप्त करता है, लेकिन कर्मधारय नहीं करता। अव्ययी भाव, जिसका पहला पद है ना अव्यय से शुरू हो। किस शुरू हो? अव्यय से, यानी यथा, उप, अनु, ये सब लगा रहेगा, प्रति, इस तरीके का। द्वंद्व का मतलब दोनों। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे हम? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। दिन रात, है ना, दिन रात आपका हो गया भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब दोनों पद प्रधान, उसे क्या कहेंगे हम? द्वंद्व समास। द्विगु यानी जिसका पहला पद संख्या से शुरू होता है। क्या होता है? संख्या। त्रिकुल, त्रिलोकी, त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज, नवरत्न, पंचवटी, इस सब तरीके का। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका समास, ठीक है। आप इसको उतार भी सकते हैं, है ना। इसको उतार करके आप डिवाइड कीजिए, है ना, अपना ऑब्जेक्टिव का जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो लिए हैं, गाइड लिए हैं, उससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, आपसे सब बनेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, ठीक है। और आपको समास आपका हो गया। अगले वीडियो में आपको, है ना, अगला टॉपिक आपको जो है पढ़ाया जाएगा।